नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम मैट्रिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने पास में पहली प्रॉब्लम है, दो मैट्रिक्स है गुणा के अंदर जिसका मान शून्य आव्यूह है। ये शून्य नहीं है, यहाँ पे क्या है, ओ शून्य आव्यूह है। ये इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन शून्य आव्यूह है, ये सिद्ध करना है आपको। जबकि अल्फा माइनस बीटा का मान 2m-1 π/2, जहाँ m बिलोंग्स टू n का मतलब प्राकृत संख्या, m एक प्राकृत संख्या है। तो पहले इसको हल्का सा देख लो। सब जैसे m का मान 1 हो तो अल्फा माइनस बीटा क्या रहेगा, बताओ कितना हो जाएगा, ये π/2। जब m का मान 2 हो तब अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, रखो 2 यहाँ पे, 3π/2। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो यानी अल्फा माइनस बीटा के जो मान है वो π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो ये आपके पास अल्फा माइनस बीटा का 2m-1 π/2 जो मान है, इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा का मान ये आएंगे। ये क्या है, π/2 के विषम गुणज, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2। तो π/2 के क्या हो गए, ये विषम गुणज हो गए अपने पास में। ठीक है, तो ये आपके पास में अल्फा माइनस बीटा का मान हुआ इस प्रॉब्लम में। तो अपन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का मान हो गया π/2, 3π/2, 5π/2, सो ऑन। तो अब जो सिद्ध करना है उसकी LHS ले लो आप। ये दोनों मैट्रिक्स किस में, गुणा में है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप गुणा कर लो। गुणा करना आता ही है। यहाँ पे कौन सा, ये 2/2 की है दोनों ही, ठीक है, तो गुणा हो जाएंगी। तो पहला अवयव आएगा a11। a11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा से गुणा होगा। ठीक, फिर प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा से। ठीक है, फिर दूसरा अवयव क्या आएगा, a12, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये अवयव कौन सा बनेगा, a21, यानी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, तो कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। फिर a22, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से, कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बराबर, कॉमन निकालो। कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन लोगे तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें से कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इसमें से एक एक कॉमन में चला गया तो एक एक रह गया, और कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन में चला गया तो साइन अल्फा साइन बीटा रह गया। नीचे से कॉमन देखो आप क्या आएगा, नीचे से कॉमन ले लो, साइन अल्फा कोस बीटा कॉमन ले लो, साइन अल्फा कोस बीटा। तो यहाँ क्या बच गया, एक तो कोस अल्फा बच गया और एक क्या बच जाएगा, कोस बीटा बच जाएगा। फिर प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, इसमें से कॉमन निकालो, तो एक तो साइन अल्फा रह गया और एक साइन बीटा रह गया। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लो, कोस अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लो, कोस अल्फा साइन बीटा कॉमन लिया, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे अंदर, एक तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे
नीचे से साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लो, तो कोस अल्फा कोस बीटा, तो साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन लेंगे अपन, साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये बच गया आपके पास में एक तो कोस अल्फा और एक कोस बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा। देखो क्या क्या किया अपन ने, केवल इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर लिया, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों में से जो जो एलिमेंट्स कॉमन आ सकते थे उनको कॉमन ले लिया। अब ये देखो सब जगह कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ही बनाए, तो ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बनता था, कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का। तो ये किसके फॉर्मूले बन गए आपके पास में, कोस अल्फा माइनस बीटा। तो ये कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। अब आपके पास में अल्फा माइनस बीटा का मान ये आ ही रहा है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह पे ये मान रख दो, कोस अल्फा कोस बीटा कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2, साइन अल्फा कोस बीटा कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। फिर कोस अल्फा साइन बीटा कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2, साइन अल्फा साइन बीटा कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। देखो अच्छे से, अपन ने अल्फा माइनस बीटा की जगह पे उसका मान रख दिया है यहां पे। फिर इसके बाद में अब 2m माइनस 1 पाई बाई 2, इसका मतलब पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, यानी इस पूरे का जो मतलब है यहाँ पे, ये आपके पास में क्या है कि यहाँ तो पाई बाई 2 रख लो या 3 पाई बाई 2 रख लो या 5 पाई बाई 2 रख लो। इन सब के लिए ही कोस का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो जब इसका मान पूरे का मान शून्य हो जाएगा, इस पूरे का, ठीक है, तो शून्य इससे गुणा होएगा तो शून्य। वही चीज यहाँ पे इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ गुणा होएगा तो 0, तो ये मान क्या हो गए 0। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ओ। और यही तो आपको लानी थी, मैट्रिक्स क्या लानी थी, ओ। यही आपका क्या है, RHS। क्या देखा, सबसे पहले अपन ने गुणा कर ही लिया था, दोनों मैट्रिक्स को कॉमन ले लिया था। कॉमन लेने के बाद में ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में। इसकी जगह पे अल्फा माइनस बीटा की जगह ये मान रख दिया, है ना। इस मान का मतलब है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 बाई 2 सच हो। तो फिर कोस के साथ में ये वैल्यूज क्या होंगी, 0 हो जाएंगी। 0 जब इससे गुणा होगा तो मान क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से यहाँ पे 0, इसी तरह से यहाँ पे 0, इसी तरह से यहाँ पे 0। तो जब 0 0 किसी मैट्रिक्स के अवयव हो तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, शून्य अवयवी होगी, ठीक है। शून्य मैट्रिक्स होगी, 0 मैट्रिक्स होगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास में, मैट्रिक्स ए दे रखी है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तब आपको सिद्ध करना है ए की पावर n जो है वो कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कोस एन अल्फा होगी, जहां स्मॉल n जो है एक धन पूर्णांक है, या आप ये भी समझ सकते हो कि एक प्राकृत संख्या है, ठीक है।
तो अपन ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था गणितीय आगमन का सिद्धांत। इस क्वेश्चन को अपन उसकी सहायता से करेंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो उस सिद्धांत में क्या था कि अपन 3 स्टेप में क्वेश्चन करते थे। पहली स्टेप k बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करता है कथन को अपन। दूसरी स्टेप k के लिए n बराबर k के लिए सत्य माना जाता है। तीसरी स्टेप n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध किया जाता है। तो इन 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कथन है वो जो Pn है वो कौन है, ये a⁴n बराबर cos n अल्फा माइनस साइन n अल्फा साइन n अल्फा cos n अल्फा, ये आपका कथन हो गया। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे लिख देना आप, गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन। स्टेप फर्स्ट में n बराबर 1 पर P1 क्या बन जाएगा, इस कथन में n की जगह पे 1 रख दो, a⁴ बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। या आपने n बराबर 1 रख दिया। क्या a बराबर ये हो सकता है या है, a बराबर ये दिया हुआ है तो सही दिया हुआ है, ठीक है, ये लिख देना दिया है। इसलिए n बराबर 1 पर Pn सत्य है। तो पहली स्टेप हो गई, n बराबर 1 पर सत्य सिद्ध हो गया। दूसरी स्टेप सेकंड, माना n बराबर k पर। दूसरी स्टेप में क्या होगा, n बराबर k पर कथन को सत्य माना जाता है, ठीक है ना। n बराबर k पर कथन को सत्य माना जाता है। तो पी के क्या बन जाएगा, रखो n की जगह पे k रख दो, कोस n की जगह पे k रख दो k अल्फा माइनस साइन k अल्फा कोस k अल्फा, ठीक है, सत्य है। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इसको सत्य मानना है आपको। मान लिया आपने, समीकरण नंबर 1 दे दोगे इसको। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी, स्टेप थर्ड, n बराबर k+1 पर कथन क्या बनेगा, p k+1, n की जगह पे k+1 रखते जाओ, a⁴ k+1 बराबर कोस k+1 अल्फा माइनस साइन k+1 अल्फा साइन k+1 अल्फा कोस k+1 अल्फा, ठीक है। इसको क्या करना है, सत्य सिद्ध करना है। तो इसको सत्य सिद्ध करते हैं अपन, इसका प्रूफ लेते हैं। प्रूफ के अंदर आप LHS ले लो। LHS में क्या है आपके पास में, a⁴ k+1, इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये a⁴ k गुणा a⁴1। अब समीकरण 1 से a⁴ k का मान ले लो, मेरा ना a⁴ k का मान, कोस k अल्फा माइनस साइन k अल्फा साइन k अल्फा कोस k अल्फा, और a का मान ले लो, a का मान ये रहा, कोस अल्फा
माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक, दोनों को गुणा कर लो, गुणा करो, पंक्ति किससे गुणा होगी? स्तंभ से, वही A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, तो कोस के अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन के अल्फा, और इससे गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन अल्फा। फिर A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, कोस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कोस अल्फा। फिर A21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, तो इसके अंदर माइनस साइन के अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस के अल्फा साइन अल्फा। फिर 22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से, माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस के अल्फा कोस अल्फा। ठीक है बेटा, तो आपके पास में ये दोनों मैट्रिक्स गुणा हो गई। दोनों मैट्रिक्स के गुणा होने के बाद में अब आप इसके अंदर त्रिकोणमिति के सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो मैं एक बार क्वेश्चन रफ कर देता हूं इसमें। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल आएंगे यहाँ पे। आप के अल्फा को ए समझ लो, अल्फा को बी समझ लो। अब इस फॉर्मूले को बोल के देखो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? कोस ए प्लस बी का, तो के अल्फा प्लस अल्फा। फिर उसके बाद में वापस आप के अल्फा को ए समझ लो और अल्फा को बी समझ लो। के अल्फा को ए समझ लो और अल्फा को बी समझ लो। तो अब इस फॉर्मूले को देखो, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, तो साइन ए प्लस बी का हो गया साइन के अल्फा प्लस अल्फा। ठीक, माइनस यहां से कॉमन ले लो, फिर दोनों प्लस के हो जाएंगे। इसमें भी वही, अल्फा को आप बी समझ लो, के अल्फा को ए समझ लो। के अल्फा को तो अपन ने ए समझ लिया और अल्फा को बी समझ लिया। अब बोल के देखो इसको, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, माइनस कॉमन ले लिया आपने। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये दोनों प्लस के दिखेंगे आपको, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए प्लस बी का, यानी के अल्फा प्लस अल्फा। माइनस लगा दो वापस, इसमें से भी वही दोनों से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर प्लस के हो जाएंगे दोनों ही। फिर के अल्फा को क्या समझ लो? ए, अल्फा को बी। अब इस फॉर्मूले को बोल के देखो, कोस ए कोस बी माइनस कॉमन आ ही चुके, प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला? कोस ए प्लस बी का हो जाएगा ये आपके पास में, कोस के अल्फा प्लस अल्फा। इस वाले को वापस देखो, ये A22 कैसे आया था। ये आपके पास में यहां से गुणा होएगा तो यहां चिन्ह प्लस का आएगा बेटा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब आपके पास में यहां से इसको अल्फा कॉमन आ जाएगा सबसे, अल्फा बाहर ले लो। ये अल्फा बाहर आ गया। अब ये आपके पास में आरएचएस बन गया कि आप क्या कर रहे थे, थर्ड स्टेप सिद्ध कर रहे थे ना, तो एलएचएस ली थी आपने, तो a की पावर k प्लस 1, उससे ये बनाना था आपको। ये बन गया, क्या बन गया? बराबर आरएचएस। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे? अतः n बराबर k प्लस 1 पर Pn सत्य है, इसलिए
दिया गया कथन Pn गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य सिद्ध होता है। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन। वापस देखोगे एक बार, सबसे पहले n बराबर 1 पर P1 का मान ये बन जाएगा आपके पास में, और ये दिया हुआ है a का मान, तो n बराबर 1 पर सत्य है। n बराबर k पर ये सत्य माना जाएगा आपके पास में, तो इसको समीकरण 1 देना है। n बराबर k+1 पे ये कथन बन जाएगा, इसको सत्य सिद्ध करना है। इसको सत्य सिद्ध करने में अपन ने LHS ले लिया, इसके टुकड़े कर दिए a की पावर k गुणा a की पावर 1। समीकरण 1 से a की पावर k का मान ये ले लिया, a का मान दिया हुआ था ही, दोनों को गुणा कर दिया, दोनों को ये गुणा कर दिया। अब इसके अंदर त्रिकोणमिति के सूत्र लगाओगे आप, तो सूत्र लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक चीज को a ले लो, एक चीज को b ले लो। अब सूत्र बोल के देखो, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a प्लस b का सूत्र हो गया। ठीक है, कोस a को साइन b प्लस साइन a कोस b साइन a प्लस b का सूत्र हो गया। इस तरह से सूत्र लगा दोगे तो आपके पास में ये चीज बन गई, यानी ये चीज बन गई, तो RHS आ गया। तो n बराबर k+1 पे भी सत्य हो गया, तो तीनों चीजें स्टेप्स हो गई आपके पास में। अतः दिया गया कथन Pn गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से सत्य सिद्ध होता है। इसी तरह से करना होता है इसको। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि आव्यूह A की कोटि 3/4 है, A ट्रांसपोज B व AB ट्रांसपोज परिभाषित है, तब B की कोटि बताइए। छोटा क्वेश्चन है पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ये डिमांड में भी आया क्वेश्चन। A की कोटि आपको दे रखी है 3/4, ठीक, तो A ट्रांसपोज की कोटि क्या हो जाएगी 4/3। बताया था मैंने, परिवर्त आव्यूह बताया था जब, कि m/n जो कोटि होती है वो n/m में हो जाती है। हो गया। अब A ट्रांसपोज B परिभाषित है, तो परिभाषित है तो देखो इसकी कोटि तो 4/3 है ही। अब यदि इन दोनों को गुणा होना है, या ये दोनों गुणा हुए हैं, परिभाषित है तो गुणा तो हुए हैं, तो इस B को किससे चालू होना पड़ेगा, 3 से चालू होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों गुणा हो सकते हैं। आई बात समझ में। अब ये आपको पता नहीं है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से आपको ये पता लगा कि B की पंक्तियों की संख्या, B की पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, दूसरी चीज AB ट्रांसपोज भी परिभाषित है, AB ट्रांसपोज, A की कोटि कितनी है 3/4। अब यदि ये दोनों गुणा हुए हैं तो इसको 4 से चालू होना पड़ेगा, सही बात है क्या, तभी तो गुणा हो सकता है दोनों, तभी तो परिभाषित हो सकते हैं ये दोनों। तो यानी B ट्रांसपोज की पंक्तियों की संख्या कितनी है 4, B ट्रांसपोज की पंक्तियों की संख्या कितनी है 4। अब B ट्रांसपोज की पंक्तियां जो हैं वो B में क्या होंगे, स्तंभ। B ट्रांसपोज की पंक्तियां B के स्तंभों की संख्या के बराबर होंगे। इसको यही लिख लो, B ट्रांसपोज की पंक्तियों की संख्या बराबर B के स्तंभों की संख्या। क्योंकि आव्यूह A में जो पंक्तियां हैं वो A ट्रांसपोज में क्या बन जाएंगे, स्तंभ बन जाएंगे, और A ट्रांसपोज में जो पंक्तियां हैं वो A में क्या बन जाएंगी, स्तंभ बन जाएंगी। उल्टा हो जाएगा, तो B ट्रांसपोज में जो पंक्तियां हैं वो B में क्या हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे। तो B की पंक्तियों की संख्या आ गई, B के स्तंभों की संख्या आ गई, इसलिए आव्यूह B की कोटि, इसलिए आव्यूह B की कोटि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, ये हो जाएगी। वापस देखो, A की कोटि 3/4, तो A ट्रांसपोज की 4/3 होगी, सही बात है। A ट्रांसपोज भी परिभाषित है, क्वेश्चन ने बोला है, तो A ट्रांसपोज की कोटि 4/3, तो B की कोटि कितनी होगी
कोटि का तो पता नहीं, पर ये 3 से चालू होगा साहब, क्योंकि ये दोनों गुणा तभी होंगे जब ये दोनों समान होंगे, ऐसा अपन ने आव्यूह के गुणन में पढ़ा है। तो यानी बी की पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ से एक चीज पता लग गई। दूसरा बोला ए बी ट्रांसपोज भी परिभाषित है, ए की कोटि कितनी है, 3/4। तो बी ट्रांसपोज की कोटि कहाँ से चालू होगी, 4 से चालू होंगी, तभी दोनों गुणा हो सकते हैं ये, है ना। तो यानी इतना पता लग गया कि बी ट्रांसपोज की पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4। बी ट्रांसपोज में जो पंक्तियां होंगी वो बी में क्या होंगे, स्तंभ, तो बी का स्तंभ आ गई, बी की पंक्ति आ गई, तो बी की कोटि आ गई। कोटि में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, तो 3/4 होगी। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन था पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, लास्ट प्रॉब्लम। ए बराबर -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3, ये जो आव्यूह है ये एक सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। तब आपको x का मान बताना है। किसका मान बताना है, x का। चूंकि a सममित आव्यूह है, इसलिए a बराबर a ट्रांसपोज, यही बात होगी। ठीक है, अब a बराबर a ट्रांसपोज, तो a का मान लिख लो पहले। तो ये तो a का मान, a ट्रांसपोज का मान लिख लो, पंक्तियों को स्तंभों में बदल लो। पहली पंक्ति को स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दिया। अब आव्यूहों की समानता से, अब यदि ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ठीक है, देखो ये बराबर है क्या, सब संगत अवयव है ना। तो 4 की जगह पे कौन आ गया, -x आ गया, तो 4 बराबर -x, तो यहाँ से x का मान -4, ये x का मान ही पूछा था। चाहे यहाँ से भी ले सकते हो आप, -x बराबर 4, तो भी x का मान -4। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ए सममित आव्यूह बोला है और x का मान पूछा है, तो सममित आव्यूह का गुणधर्म मुख्य परिभाषा क्या है कि वह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है, ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो a का मान तो ये है ही आपके पास में, a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल के रख दो। अब आव्यूहों की समानता से संगत अवयवों की तुलना कर लो, तो उससे आपके पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है, धन्यवाद।